कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2। पहला प्रश्न, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहली प्रश्नावली में 3.1 में हम समीकरणों का ग्राफीय निरूपण सीख चुके हैं कि किसी भी समीकरण का हम ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। यहाँ पे हम हल करना सीखेंगे। यदि दो हमारे पास रैखिक समीकरण हैं तो उसको हल कैसे करेंगे। तो दो समीकरण हैं हमारे पास। तो सपोज कीजिए कि पहली समीकरण की जो हमारी रेखा बनी थी वो ये है और दूसरी समीकरण की रेखा बनी है ये। तो इनका हल कहाँ पे हुआ? जहाँ पर दोनों बिंदु काट रहे हैं, इस बिंदु पर दोनों काट रहे हैं तो ये हमारा हल होता है। जहाँ पर भी दो रेखाएं काटेंगी वही इसका हल है। अब यहाँ पर जब काट रहे हैं तो हम इसको देखेंगे कि एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है। तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी कि एक्स बराबर ये हो जाएगा और यहाँ से जो वाई एक्स की दूरी है ये हमारा वाई बराबर हो जाएगा। ये एक्स और वाई के मान हम ऐसे ज्ञात करेंगे। इसके अलावा यदि हमारे पास दो रेखाएं समांतर हो जाएं तो इनके कोई हल नहीं है, इसलिए हमें ये करना नहीं। और यदि हमारे पास दोनों रेखाएं ये के ऊपर एक आ जाए तो इसके भी अनंत हल होते हैं। तो हमें केवल कौन से हल करने हैं कि जिसका एक अद्वितीय हल होगा। और एक अद्वितीय हल का मतलब कि जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पे काटें तो ये एक अद्वितीय हल कहलाता है। और इसका उत्तर वहाँ से हमने सीधे देख लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक x पे कितना है, तो वो हमारा x का मान हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा y का मान हो गया। बस हमने इस प्रश्न में यही करना है। अब हम इसको प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 के 10 विद्यार्थी थे और प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये उन दोनों में संबंध दे रखा है कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन किस विधि से? ग्राफीय विधि से हल करके। तो इसको देखें, फिर वही समीकरण बनाने का पुराना ही तरीका है कि मान लिया कि लड़कों की संख्या बराबर x। हम लड़कियों की संख्या मान सकते हैं लेकिन मैं लड़कों की संख्या x लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो लड़कियों की संख्या हमने y मानी। कुल बच्चे कितने थे? 10, यानी लड़के प्लस लड़कियाँ बराबर 10। समीकरण एक बन गई। दूसरा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियाँ हमारी y है तो लड़कों से 4 अधिक यानी x घन 4, ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम किसी एक समीकरण से एक चर को बाईं साइड और बाकी को दाहिनी साइड ले जाएं। तो पहली समीकरण हमारी थी x प्लस 10 वाई बराबर 10, तो हमने ले लिया y बराबर 10 और ये x उधर चला गया तो 10 ऋण x। अब यहाँ पर हम x के मान रखते रहेंगे और y के मान हमारे आते रहेंगे। तो सपोज करो x की जगह हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0 यानी 10। तो ये हमने यहाँ पे टेबल बना दी कि जब x के बराबर हमने 0 रखा तो y का मान आ गया 10। इसी प्रकार से हमने y बराबर रख दिया 5, तो x का मान कितना आ गया? 10 माइनस 5 बराबर 5, हमने यहाँ पे रख दिया। फिर ऐसे हमने x बराबर 4 रखा तो ये y का मान आ गया 6। ये हमारी एक टेबल बन गई। और चाहो अब इस टेबल का पहले ही ग्राफ खींच सकते हो, चाहे एक साथ भी खींच लो। चलिए हम इसका ग्राफ खींच के देख लेते हैं कि x बराबर हमारा मान है, इसमें हमारे x 0 और 10 है, तो 10 तक खाने ना लेके हमारे पीछे के जो 3 मान छोटे आ गए हम उन्हीं मानों को ले लेते हैं कि पहले 5 5 और 4 6। तो x बराबर 5 y बराबर 5 हम लेके चलते हैं। तो इसका ग्राफ देखते हैं। पहली समीकरण x बराबर 5, देखिए यहाँ पे ये हमारा वाई एक्स है और ये हमारा एक्स एक्स है। इधर को हमारे दोनों धन आएंगे, एक्स भी और वाई भी। इधर को हमारा एक्स आ गया ऋण और वाई आ गया इधर को धन। इधर को हमारा वाई भी ऋण और एक्स भी ऋण, यानी इसमें दोनों के दोनों ऋण आ गए और इसमें इधर को एक्स धन आ गया और वाई वाला ऋण आ गया। ये तो हमारे चतुर्थांश थे। तो पहला है हमारे 5 और 5 बिंदु। तो एक्स पे हम चले गए 0 1 2 3 4 और
5 एक्स पे यहाँ पे चले और वाई का मान भी 5 था, तो 1 2 3 4 और 5। तो पहला बिंदु जो था हमें 5 और 5 पे यहाँ पर मिल गया, हमने यहाँ पर एक बिंदु लगाया, तो ये पहला बिंदु था x बराबर 5 y बराबर 5। अब हम इसका दूसरा बिंदु लेंगे x बराबर 4 y बराबर 6। अब देखिए x बराबर 4, 1 2 3 और 4, y बराबर 6, उसी सीध में ऊपर 6 पे चलेंगे हम, तो y बराबर आ गया x बराबर 4, y बराबर, देखिए ये 6 की सीध में ये आ गया 6, तो 4 और 6 इस बिंदु पे मिल रहे हैं, तो ये दूसरा बिंदु आ गया। तीसरा बिंदु देखें कि x बराबर 6 तो y बराबर 4। अब x बराबर 6 पे चलें, तो x एक्स पे 0 1 2 3 4 5 और 6 ये आया, और उस ऊपर को चलेंगे तो ये y का मान आ गया। तो तीसरा बिंदु ये मिल गया, तो 1 2 3 बिंदु मिल गए। इन तीनों से हमने एक सीधी रेखा ये खींच दी, सीधी रेखा। तो पहली समीकरण हमारी ये आ गई, पहली समीकरण का ग्राफीय रूप। इसी प्रकार हम अब दूसरी समीकरण लेंगे। दूसरी समीकरण के लिए दूसरी समीकरण क्या हमारे पास, दूसरी है y बराबर x धन 4। तो यहाँ पर हम x का मान फिर 0 से शुरू कर रहे हैं, x बराबर 0, तो y का मान आ गया सीधे 4। इसकी भी हमने साथ में टेबल बना दी, x बराबर 0 y बराबर 4। इसी प्रकार यदि x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर आ गया 4 और 1 5। फिर वही x बराबर -1 भी हमने लिया, तो -1 और प्लस का 4, यानी -1 और +4 होता है 3। यदि x बराबर -2 लेते हैं तो y का मान आ गया +2। फिर इन मानों से हम अब दूसरी रेखा खींचते हैं, ग्राफ में ग्राफीय निरूपण करते हैं उसका। अब देखिए पहले x बराबर 0 y बराबर 4। x बराबर 0 मतलब यहीं पे होंगे, और y का धनात्मक 4 है तो ऊपर को चला गया, ये हमारा पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु देखें, दूसरा बिंदु है 1 और x बराबर 1 y बराबर 5। x बराबर 1 मतलब धनात्मक दिशा में, और y बराबर 5 मतलब पहले ही खाने में है, तो ये आ गया 5। तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु देखें, x बराबर -1 और y बराबर 3। -1 मतलब इधर को आ गया, और y बराबर -3 ये गया। तो हमारे 3 बिंदु आ गए, 1 2 3, 1 2 और 3। इन तीनों बिंदुओं से हमने ये वाली सीधी रेखा ये भी खींच ली एक। तो इस प्रकार हमारी दोनों रेखाएं हो गई, और दोनों के दोनों रेखाएं इस बिंदु पर यहाँ पे काट रही हैं। अब यही हमारा एक बिंदु पे काट रहे हैं, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल हो गया, एक ही हल इसका हुआ। तो x का मान कितना आया, देखिए यहाँ से हमने सीधे लाइन खींची x एक्स पे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यानी x का मान हो गया 3। और इधर को चलें तो इधर को ये y का मान हो गया, तो y का मान हो गया 7। यानी इस सवाल का उत्तर आ गया x बराबर 3, यानी लड़कों की संख्या हो गई 3, और y बराबर 7, यानी लड़कियों की संख्या हो गई 7। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है, तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य हो गया y रुपये। तो 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5x, 7 कलमों का मूल्य हो गया 7y। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य है 50। तो इससे हमारी एक समीकरण बन गई 5x धन 7y बराबर 50। इसी प्रकार से अगले वो है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल का कीमत वही x रुपये, तो 7x, कलम की कीमत y, यानी 5 कलमों की हो गई 5y, तो बराबर हो गया हमारा 46। ये हमारी बन गई फिर दो समीकरण। फिर इन दो समीकरणों से हम ग्राफीय विधि से इन्हें हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए फिर हम एक चर को एक साइड कर रहे हैं। 5x धन 7y बराबर 50। 7y अपनी जगह में है, 5x को हम राइट हैंड साइड में लिखे, चिन्ह बदल गया, तो y बराबर हो गया 50 ऋण 5x बटे 7। अब चूंकि यहाँ पर हर में हमारा 7 आ गया, इसलिए x के हमें थोड़ा सा ऐसे मान रखने पड़ेंगे कि जिसको हम यहाँ पे 50 में से प्लस या माइनस जो भी करते हैं उसका उत्तर पूरा पूरा आ जाए, तो 7 का उसमें भाग चला जाए, ताकि हमारा दशमलव में हमें ना जाना पड़े। कोशिश ये करके देख लेते हैं। तो पहले हम रखते हैं सीधे वही x बराबर 10 रख के देख लेते हैं, क्योंकि x बराबर 10 हम रख रहे हैं, तो y बराबर आ गया 50 ऋण 50 और 10,
5 गुणा 10 यानी 50, तो 50 माइनस 50 बराबर 0, यानी पूरा पूरा हो गया। 0 के नीचे कोई भी संख्या हो गई तो 0/7 बराबर 0। तो पहला मान हो गया हमारा x बराबर 10 तो y बराबर 0। क्योंकि हम यदि यहाँ पर इसमें 0 रख देते हैं x की जगह, तो 50 ऋण 0, फिर 50 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता नहीं है, इसलिए हम ऐसे मान रखेंगे इसमें कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम इस भाग ट्राई करते रहेंगे। अगली बार x बराबर 3 हम रख रहे हैं, तो 5 3 15, 50 में से 15 कम कर देंगे तो हमारा 35 आता है, और 35 में 7 का भाग जाता है। इसी हिसाब से हम मान लेते रहेंगे कि उसमें भाग चला जाए। तो 35/7 बराबर हो गया 5। फिर हम चेक करते रहें। अगली बार हमने ले लिया x बराबर -4, तो -5 गुणा -4 हो गया प्लस का 20, तो 50 और 20 70, 70 में भाग दे दिया, ये आ गया 10। कई बार ये कन्फ्यूज होता है कि हम यहाँ 5x को लें या 7y लें। 5x बराबर 50 ऋण 7y, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, उत्तर वही आएगा, चाहे हम इस साइड 7y लें, चाहे इस साइड हम 5x लें। हम यहाँ पे 5x लेकर भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए इसी सवाल को, यदि 5x बराबर हम अब की बार y को उधर ले जा रहे हैं, तो 50 ऋण 7y, अब की बार हम किसके मान चेंज करेंगे, y के। तो y बराबर हम 0 रख के देख लें, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 50 में 5 का भाग चला जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 10। यानी जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान आ गया 10। यहाँ पे वही देख लें, y बराबर 0, x का मान 10। यहाँ से भी उत्तर वही आएगी, टेबल एक ही दोनों साइड से बननी है। अब ये टेबल हमारी जब बन जाए, यानी बन गई ये टेबल पूरी, तो इस टेबल को बनाने के बाद अब हम या तो पहले इसका ग्राफ खींच लें या दूसरी टेबल भी बना लें। तो इसका ग्राफ, पहले की समीकरण जो हमारी है कौन सी, 5x धन 7y बराबर 50, 5x धन 7y बराबर 50। तो इसके जो बिंदु हैं वो बिंदु मैंने यहाँ पे भी नोट कर रखे हैं कि जब x बराबर 10 है तो y बराबर 0 है। अब x बराबर धन का 10 चले हम, 0 1 2 3। अब 10 तक देखो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा पूरा, क्योंकि इसमें 10 खान 1 2 3 यहाँ या 7 या 8 ही खाने हमारी अमूमन होते हैं कॉपी में। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका पैमाना चेंज कर दिया हमने। पैमाना हमने कर दिया 2 4 6। यदि बड़ी संख्याएँ दोनों आती हैं तो हम 4, हम 100 का भी कहीं पे चलाते हैं, जैसे पिछले प्रश्नावली में हमने चलाया था। तो यहाँ पे हमने 2 का चला दिया, तो 2 4 6 8। और देखो 2 और जो ये 2 है और ये 4 है, तो इनके बीचों बीच में जो मोटी लाइन होगी उसे हम 3 मानेंगे। 2 और 0 के बीचों बीच में जो होगा उसे 1 मान लेंगे, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। तो पहला बिंदु जो हमारा था वो है x बराबर 10, y बराबर 0। x पे 10 चलेंगे, 2 4 6 8 और 10, और y पे 0 है तो वहीं का वहीं है। दूसरा बिंदु देखें, x बराबर 3, y बराबर 5। x बराबर फिर 3 चल रहे हैं, 3 मतलब 4 2 और 4 के बीचों बीच में, तो x बराबर 3 तो y बराबर 5। 5 कहाँ पे आया, फिर 4 और 6 के बीच में जो ये लाइन जा रही है इस पे आ गया। तीसरा हमारा है x बराबर -4, y बराबर 10। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे हम, 1 2 और 2 -4, और x बराबर आ गया 10। ये तो सीधे 10 यहाँ पे आ गया, तो ये तीसरा बिंदु आ गया। तो हमारे 3 बिंदु आ गए, 1 2 और 3। और ये हमने सीधी उसकी रेखा खींच के रखी है पहले से, ये सीधी रेखा आ गई। ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरे समीकरण को लेते हैं। 7x धन 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस 7x, तो y बराबर हो गया 5, नीचे चला गया। फिर x बराबर हमने फिर इस ढंग से रखे कि उन संख्याओं में प्रत्येक में जो ऊपर आए उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इस प्रकार से हमने x बराबर 3 रखा, तो 3 रखने पे इसको सॉल्व किया तो 25/5 यानी 5 आया, ये आ गया। इसी प्रकार हमने x बराबर 8 रखा। इसी प्रकार हमने अगली बार x बराबर -2 रखा, तो -2 और -7 होता है प्लस का 14, 46 और 14 पूरा 60, और 60 में 5 का भाग दे दिया तो ये आ गया हमारा 12। तो इस प्रकार से हमें दूसरी टेबल मिल जाती है कि x का मान 3 तो y का 5, 8 पे -2 और -2 पे 12। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। फिर इसकी जो टेबल है, ये टेबल मैंने फिर यहाँ पे नोट कर रखी कि x पे हम 3 चल रहे हैं तो y पे 5। 3 मतलब धनात्मक 3 है, तो 0 1 2 और 3, 3 मतलब 4 और इसके बीच में, और y का मान 5 आया। तो ये वाला बिंदु पिछले वाली समीकरण में भी था, वहीं पर बिंदु था, इसलिए यहाँ पे डबल गोला लगा दिया है ताकि हमें ध्यान रहे कि दोनों में आ रहा है। उसके बाद फिर हम दूसरा मान लेके चल रहे हैं इसका, कि दूसरा मान है इसका
x बराबर 8, y बराबर -2। x का 8 है, मतलब धनात्मक दिशा में 8 है, और y का है -2, तो दूसरा बिंदु इसका ये हो गया, ये वाला। इसी प्रकार तीसरा बिंदु हो गया x बराबर -2 और y बराबर 12। -2 का मतलब ये, और y का मान है +12, यानी ये वाला। तो हमारे 3 बिंदु मिल गए हमें, 1, 2 और 3। इन 3 बिंदुओं से हमने ये फिर सीधी एक रेखा इधर को खींच दी, और पहली रेखा ये खींची हुई है। तो इन दोनों का जो हल है वो ये बिंदु हो गया। अब हल कितना होता है, हम यहाँ से सीधे देख रहे हैं, तो ये आ गया 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, यानी x का मान आ गया 3, और y का मान चेक करें तो 4 और 6 के बीच में, यानी y का मान आ गया 5। तो इस सवाल का उत्तर हमारा हो गया कि x बराबर 3 और y बराबर 5। 3 मतलब एक पेंसिल का मूल्य, और 5 बराबर एक कलम का मूल्य। तो ये दोनों के दोनों सवाल ग्राफीय विधि से हल हो चुके हैं। अब आते हैं हम इसके अगले सवालों पे। अगले सवाल देखें इसके, प्रश्न नंबर 2, कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हम दो रेखाएं खींचते हैं तो उनकी 3 ही कंडीशन होती हैं केवल। या तो एक बिंदु पे काटेगी, या तो एक बिंदु पे काटेंगी दो रेखाएं, या दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हो सकती हैं, या दोनों रेखाएं समांतर हो चुकी हैं। ये मैंने पिछले सवाल में बताया, और हम किसके हल निकाल रहे थे अभी, इसके केवल। इसका एक ही हल होता है, इसके अनेक हल, और इसका कोई हल नहीं होता जो सब समांतर होती है। ये तो हम थे तब जब हम इसकी समीकरण बना रहे हैं। अब यदि बिना हम ग्राफ लाइन खींचे हुए कैसे बताएंगे कि ये कैसी होंगी, तो उसके लिए हमें देखिए कि हमारा जो मानक समीकरण है, मानक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय हल करने के लिए हम इसकी मानक समीकरण ले रहे हैं। मानक समीकरण पिछली प्रश्नावली में ली थी हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों में हमने मानक समीकरण ली थी, जहां हमारे a1, b1 और c1 ये कांस्टेंट है, और x और y हमारी चर राशियां हैं, और a1, b1 हमारे कोई संख्याएं, हमारी कोई भी हो सकती है, इनके जो गुणांक हैं वो। अब यदि इनकी हम तुलना करते हैं, और a1/a2 माने x का गुणांक पहली समीकरण में और x का गुणांक दूसरी समीकरण में a1/a2 बराबर b1/b2, यानी दोनों समीकरणों के y के गुणांक यदि आपस में बराबर नहीं हैं, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस समीकरण का हल क्या होगा, ये एक हल होगा, और ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो अभी हमने पिछले दो सवाल किए हैं। यानी ये संगत युग्म होगा, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को, संगत का मतलब होता है कि रेखाओं का एक दूसरे को काटना, वो संगत होता है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। हो सकता है कि तीनों के ही गुणांक बराबर आ जाए। तो जब तीनों के गुणांक बराबर आ जाएं तो ये रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर से सीधी दूसरी रेखा चली जाएगी, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो जब ये चली जाएंगी तो ये बहुत सारे बिंदुओं पर मिलते हैं, यानी इसके अनेक हल होंगे, और ये भी संगत है क्योंकि इसका भी हल हो रहा है। जब हल है तो इसका मतलब संगत है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले दो तो आपस में बराबर हो गए, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है तो रेखाएं समांतर होंगी, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो कहीं पर काटेंगी ही नहीं एक दूसरे को। जब काटेंगी नहीं तो उनका हल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ये तीनों कंडीशन इन सवालों को करने के लिए कि कब क्या होगा। तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग है कि 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0, 7x ऋण धन 6y ऋण 9 बराबर 0। अब हम इनकी मानक समीकरण से तुलना कर रहे हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना करके देखें। देखिए यहाँ पे पहली समीकरण में a1 x के साथ है a1, यहाँ पे x के साथ है 5, तो x का मान हो गया, a1 का मान हो गया 5। अब देखिए b1, यहाँ पे y का जो मान गुणांक है -4 है, तो b1 हो गया -4।
B2 देखें दूसरी समीकरण में y के आगे है 6, B2 का मतलब 2 समीकरण और 1 का मतलब 1 समीकरण, यानी पहली और दूसरी, तो B2 हो गया 6। इसी प्रकार आते हैं हम C1, ये हो गया हमारा 8 और C2 हो गया माइनस का 9, तो C1 8 और C2 माइनस का 9। तो ये हमने तुलना करके A1 B1 और C1 के मान निकाल दिए। A1 कुछ नहीं है, x और A और 5 है, A1 और 5, B1 मतलब y का गुणांक और 2 का मतलब दूसरी समीकरण के गुणांक। तो ये हमने मान निकाल के रख दिए। अब हम देख रहे हैं कि A1 बटे A2 यानी 5 बटे 7 हुआ ये, ठीक। अब B1 बटे B2 निकाल लें तो ये हो गया -4 बटे -6, काटेंगे तो 2 बटे 3 आया। वैसे तीसरा निकाल के देख लें तो C1 बटे C2 हो गया -8 बटे 9। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ रही है कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, यानी ये बराबर नहीं है, यानी ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्योंकि हमको सवाल यही पूछा था, हमारा जो सवाल था, सवाल क्या था, जो ये सवाल था कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। तो हमारा उत्तर हो गया कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि कंडीशन हमारी आ गई A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा भाग तुम स्वयं कोशिश करके देख लेना। मैं फिर इसका तीसरा भाग ले रहा हूँ। तीसरा भाग देखिए इसका, 2x ऋण 3y बराबर 8, पहली समीकरण। 4x ऋण 6y बराबर 9। देखिए जो हमने मानक रूप पढ़ा था, उस मानक रूप में यदि हम इसको बदलते हैं कि 2x माइनस 3y वो, और इस 8 को हम इस साइड लाते हैं तो -8 बराबर 0 होता है। यदि हम दूसरी समीकरण को तो कोई 4x माइनस 6y बराबर 9, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 4x माइनस 6y ऋण 9 बराबर 0। अब चाहे इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में लिखो, उत्तर उतना ही आता है, क्योंकि ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। जब हम इस साइड आएंगे तो ये भी, इसका भी चिन्ह होगा, इसका भी चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि ये बटे में है इसलिए चिन्ह पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि दोनों ऋण हैं तो फिर कट जाएंगे, या दोनों धन है, दोनों पे ही अंतर पड़ेगा। इसलिए चाहे हम उसको इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, उत्तर उतना ही आना है। यहाँ पे मैं दोनों विधियों से इसके करके दिखा रहा हूँ तुम्हें कि मतलब इसमें वो अंतर कुछ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से A1 इसकी तुलना करेंगे हम, तो ये क्या आया A1x, B1y यानी B1 आ गया -3, A2 4, B2 माइनस का 6, ये आ गए। ऐसे ही हम डायरेक्ट यहाँ से ले रहे हैं कि C1 बराबर 8 और C2 बराबर 9, नहीं ला रहे हैं हम इस साइड। यदि इस साइड लाते हैं तो दोनों के चिन्ह ऋण हो जाएंगे। ये और मैंने लिखा है यहाँ पे, यदि हम इस विधि से करना चाहें तो ये -8 और -9 होगा, ठीक। अब A1 बटे A2 यानी 2 बटे 4, काटा तो 1 बटे 2 आया। B1 बटे B2 -3 बटे -6, फिर काटा तो 1 बटे 2 आया। फिर अगला C1 बटे C2 तो 8 बटे 9, और इधर वाले को लेते हैं तो -8 बटे -9, फिर माइनस से माइनस कट गया तो फिर वही 8 बटे 9 आ गया। तो कुल मिला के हमारा जो उत्तर है कि A1 बटे A2 ये तो दोनों बराबर आ गए, और B1 बटे B2 आपस में बराबर आ गए, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं आया। तो ये कैसा हो गया, ये असंगत हो गया। असंगत का मतलब कब असंगत होते हैं, जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, यानी ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, ये इस रेखाएं दोनों की दोनों समांतर हो गई। तो ये था प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरे सवाल में क्या बोल रहा है। तीसरे सवाल में इसके कि अनुपात A1 बटे A2 जो हम अभी दूसरे में भी निकाल चुके हैं, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर फिर वही हमें इसमें ज्ञात करना है। निम्न समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। फिर वही बात आ रही है कि संगत और असंगत। संगत कब होंगे, जब वो एक बिंदु पे काटें या अनेक पे काटें। असंगत कब होंगी, जब रेखाएं समांतर होंगी। कंडीशन उसकी वही है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 हमको निकालने हैं। तो अब देखिए इसमें पहला मैंने इसका सीधे तीसरा सवाल लिया है, क्योंकि ये भिन्न वाला भाग है। पहला और दूसरा भाग इसका इजीली भाग है, देख उसको कर लेना। तीसरा भाग है इसका 3 बटे 2x धन 5 बटे 3y बराबर 7। अब यहाँ पर देखिए A1 x, पहली समीकरण का पहला गुणांक x का हो गया A1 3 बटे 2, B1 5 बटे 3 और C1 7, ये हो गया। अब दूसरी समीकरण में आए 9x ऋण 10y बराबर
14। तो ये क्या हो गया, A2 B2 और ये हो गया C2। तो ये हो गया हमारे A2 9, B2 -10 और C2 14। फिर हमने वही निकाल दिया पहले प्रश्न की तरह, A1/A2। तो A1 का मान है हमारा 3/2 और A2 का मान है 9। इसमें एक चीज़ रखना ध्यान कि जब ऊपर बटे में है तो हमेशा ये जो मेन बटे लाइन है ये बीचों बराबर के बीच में आनी चाहिए, तब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये जो लाइन है ये इस बराबर के बीचों बीच में आनी चाहिए, चाहे ऊपर बटे में हो चाहे नीचे बटे में हो, लेकिन ये जो मेन बटे लाइन है वो बीचों बीच में रहनी चाहिए। तो ये हो गया 3/2। तो 2 9 के साथ जाएगा, तो 2 9 में 18। इसको हम काट लें तो इसका उत्तर आता है 1/6। उसी प्रकार हम B1/B2 निकाल लें तो 5/3/-10, तो 3 10 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 3, और फिर इससे हमने काट दिया तो ये आ गया -1/6। ये प्लस का 1/6, ये माइनस का। अब संख्यात्मक रूप से तो बराबर है, लेकिन इसमें चिन्ह अलग अलग आ गए, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए। C1/C2 7/14, यानी ये भी आ गया 1/2। तो हमारी क्या कंडीशन हुई इसमें, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी पहले ही आपस में बराबर नहीं है, तो इसका क्या हो गया, संगत। ये संगत हो गया, यानी दूसरे हिसाब से देखें तो एक बिंदु पर काटेंगे, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। कंसिस्टेंट इसका हल उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार मैं इसका 5वां भाग ले रहा हूँ, बाकी भाग जरा खुद का कोशिश कर लेना। 5वां भाग है इसका कि 4/3x, ये भी बटे वाला है इसलिए मैंने यही भाग लिया है। 4/3x धन 2y बराबर 8। A1 हो गया 4/3, फिर वही B1, 1 मतलब पहली समीकरण, C1 8। तो ये हो गए A1 B1 और C1। इसी प्रकार आ जाओ A2, दूसरी समीकरण हमारी 2x, तो ये हो गया A2 3y, B2 और 12 हो गया C2। तो ये हमने फिर यहाँ पे रख दिए A1 B1 C1 इनके मान, और फिर रख दिया A1/A2। 4/3 बट्टे पूरे के, ये मेन बटा है तो बटे 2, यानी 3 2 के साथ गुणा में जाएगा। तो 2 से हमने 4 काट दिया तो ये आ गया 2/3। इसी प्रकार B1/B2, ये भी सीधे सीधे आ गया 2/3। इसी प्रकार C1/C2, ये आ गया हमारा 8/12। तो काटा तो हमने, ये भी आ गया 2/3। तो अब देखिए तीनों के तीनों मान 2/3 आ गए, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों के तीनों बराबर आ गए तो इसके क्या होते हैं, अनेक हल। जब अनेक हल होंगे तो भी संगत है, यानी यदि इसकी हम रेखाएं खींचेंगे तो रेखाएं कैसे आएंगी, एक के ऊपर दूसरी रेखा सीधे, ये अनेक हल हो गए, ये एक हल हो गया और ये कोई हल नहीं, तो ये भी हो गया संगत। तो इस प्रश्न में केवल हमने संगत और असंगत ही दिखाना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। बाकी प्रश्न अगले उसमें। ओके, थैंक यू।